नमस्कार, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह वेदवाल। हम कक्षा 11 के एक विशेष टॉपिक है महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे कि महाद्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, महासागर की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, या पर्वत किस प्रकार से बने और महाद्वीप कितने हैं, महासागर कितने हैं, इनके बारे में आज हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए इसको लाइक करें। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसको लाइक करें और शेयर करें। जो विद्यार्थी हमारे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे दूरस्थ स्थानों पर है जहाँ पढ़ाई संभव नहीं है, तो आप उनके लिए इसको शेयर करें, अधिक से अधिक वीडियो को फैलाएं। तो एक एक लाइक आपका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं अभी टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ कि महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमको ये समझना है कि महाद्वीप क्या होते हैं, महासागर क्या होते हैं। तो देखिए, चार शब्द आते हैं। एक तो होता है द्वीप। द्वीप, तो देखिए द्वीप क्या होता है कि यदि कोई छोटा स्थलीय भूभाग है, यानी स्थलीय भूभाग तो कम है और उसके चारों ओर बहुत बड़ी जल राशि है, अधिक मात्रा में जल बसा हुआ है, तो वो कहलाता है द्वीप। यानी कि स्थलीय भाग तो क्या है, कम, और जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, एक छोटा सा टापू से दिख रहा है, तो वो क्या कहलाता है, द्वीप। और यदि ये जो स्थलीय भाग है, इस स्थलीय भाग की मात्रा अधिक हो जाती है, स्थलीय भाग का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो ये देखिए ये कहलाता है महाद्वीप। स्थलीय भाग का जो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, उसके चारों पानी होता है, वो कहलाता है महाद्वीप। और ऐसा स्थलीय भाग जिसके तीन ओर से पानी होता है, जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है, तो इधर बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, तो भारत के तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो ये कहलाता है प्रायद्वीप। यानी ऐसा स्थलीय भाग जिसके तीन ओर से पानी रहता है, वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। और एक विशाल जल राशि जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैली होती है, वो कहलाता है महासागर। तो देखिए, द्वीप क्या होता है कि एक छोटा स्थलीय भाग बहुत कम है और जल की मात्रा अधिक है, तो वो क्या कहलाता है, द्वीप। और यदि स्थलीय भाग का क्षेत्रफल अधिक है, तो वो कहलाता है महाद्वीप। और एक ऐसा स्थलीय भाग जिसके तीन ओर से जल होता है, तो वो कहलाता है प्रायद्वीप। और एक विशाल जलीय राशि होती है, वो कहलाती है सागर या महासागर। अब देखिए कि अगर पृथ्वी की बात करते हैं तो वर्तमान में 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। अब ये 7 महाद्वीप और 5 महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से प्रारंभिक अवस्था में क्या थी, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि वर्तमान में जो 7 महाद्वीप हैं, तो देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7 महाद्वीप हैं। एशिया सबसे पहले बड़ा जो महाद्वीप आता है, एशिया। इसके बाद में अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो कौन सा है, एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो देखिए, सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो है एशिया महाद्वीप में। जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। इसके बाद में अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो कई स्टूडेंट अंटार्कटिका कर देते हैं, जबकि अंटार्कटिका सबसे कम जनसंख्या वाला नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो जन शून्य वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। और जो सबसे कम जनसंख्या वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत है। तो विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है, एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी के लगभग 71.7% भाग पर जल है। पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्र है ग्लोब पर देखा जाए तो इसके 71.7% भाग पर जल है और 28.3% भाग क्या है, स्थल भाग है। तो देखिए, यदि हम इस ग्लोब को देखते हैं तो इस पूरे ग्लोब के ये जो आपको नीले कलर का दिख रहा है, ये लगभग 71.7% भाग है। और जो आपको एक डार्क वाला भाग दिख रहा है, कलर वाला भाग दिख रहा है, ये 28.3% भाग है। यानी पृथ्वी के 71.7% भाग पर क्या है, जल, और 28.3% भाग क्या है, स्थल। अब इसमें देखिए कि जलीय भाग का 43% उत्तरी गोलार्ध में और 57% दक्षिणी गोलार्ध में। तो देखिए, इसमें ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा का ऊपरी को ये उत्तरी गोलार्ध है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो देखिए, इसके जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें 43% जल है। ये पूरा पृथ्वी का अगर जल देखा जाए
तो 43% जल तो है उत्तरी गोलार्ध में और 57% जल है दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत। अब इसमें उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, इसके लगभग 60.7% भाग पर जल है। ये उत्तरी गोलार्ध के पूरे के 60.7% भाग पर जल है और नीचे का जो दक्षिणी भाग है इसके 80.9% भाग पर जल है। यानी दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत जल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए ये जलीय गोलार्ध कहलाता है। और जो देखिए पवनें चलती है वो दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत पवनों की गति तेज होती है जलीय भाग अधिक होने के कारण। अब देखिए इसमें कि जल की मात्रा कहाँ कहाँ कितनी है, तो सबसे पहले देखिए महासागरों के अंतर्गत, महासागरों में 97.25% जल पाया जाता है। नदी और नालों में 0.001% जल। हिमनद होती है जो बर्फ की जो नदियां बहती है, उन हिमनदों के अंतर्गत 2.05%, यानी इसके अंदर ग्लेशियर भी आते हैं। और झीलों में 0.01%, भूमिगत जल में 0.68% और वायुमंडल में 0.001% और जैव मंडल में 0.0004% जल। ये पृथ्वी के धरातल पर जल की मात्रा है। अब देखिए जो 5 महासागर है, सबसे पहले प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। इसके बाद में अटलांटिक या अंध महासागर, अटलांटिक या अंध महासागर एस आकार का है और हिंद महासागर है, इसकी आकृति अंग्रेजी के एम अक्षर के समान है। अब अंटार्कटिका या दक्षिण ध्रुव महासागर और 5वां है आर्कटिक या उत्तरी महासागर। तो ये पृथ्वी के धरातल पर लगभग 7 महाद्वीप और 5 महासागर है। हम इसमें महाद्वीप और महासागरों के बारे में इनके अलग से जो विस्तृत अध्ययन करेंगे वो अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन अब हम इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं कि इन महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। मैंने अभी आपको बेसिक नॉलेज दिया है महाद्वीप और महासागरों के बारे में, तो अब महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। तो देखिए महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में कई विद्वानों ने अपने मत दिए, कई विद्वानों ने सिद्धांत प्रस्तुत किए, जैसे ग्रिफिथ टेलर ने किया है और इसके बाद में वेगनर। तो देखिए जो अल्फ्रेड वेगनर है, इनका जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो देखिए विस्थापन का मतलब होता है दूर हटना, यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि जो महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीपों की उत्पत्ति जो स्थलीय भाग है इनके दूर हटने से हुई है, दूर दूर हटने से। तो देखिए अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के प्रसिद्ध, ये जर्मनी के हैं, जो अल्फ्रेड वेगनर है ये जर्मनी के प्रसिद्ध, जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक एवं मौसम वैज्ञानिक थे। एवं मौसम वैज्ञानिक थे। तो अल्फ्रेड वेगनर ये कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के, और ये प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक एवं मौसम वैज्ञानिक है। और इन्होंने महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया। तो वेगनर ने अपने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है इसका प्रतिपादन 1912 में किया, लेकिन ये सिद्धांत 1920 में
चल पाया, यानी 1920 के अंतर्गत ये प्रतिपादित हुआ। तो इन्होंने वेगनर का क्या मानना है कि कार्बोनिफेरस युग के अंतर्गत, कार्बोनिफेरस तो इन्होंने वेगनर ये कहता है कि कार्बोनिफेरस के अंतर्गत इन्होंने जो महाद्वीप और महासागर है जो एक स्थल खंड के रूप में जुड़े हुए हैं। तो देखिए कि वेगनर क्या कहता है कि हमको जो वर्तमान में 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं, तो ये जो 7 महाद्वीप है ये कार्बोनिफेरस युग के अंतर्गत एक स्थल खंड के रूप में जुड़े हुए थे। ये स्थलीय भाग एक, तो इस स्थलीय भाग को पेंजिया नाम दिया गया। इस स्थलीय भाग को क्या नाम दिया गया? पेंजिया। ये कहता है वेगनर के कार्बोनिफेरस युग के अंतर्गत जो 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं ये संपूर्ण एक स्थलीय भाग के रूप में था, तो जो इसका नाम दिया गया पेंजिया। और पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। और इस पेंजिया के चारों ओर एक जलराशि थी। ये जलीय भाग है, ये जलराशि है, इसे कहा पेंथालासा। पेंथालासा यानी जल ही जल। पेंथालासा का अर्थ होता है जल ही जल। तो देखिए ये वेगनर क्या कहता है कि कार्बोनिफेरस, ये कार्बोनिफेरस युग है, कार्बोनिफेरस युग के अंतर्गत ये संपूर्ण भाग एक स्थलीय रूप में था जिसका नाम क्या दिया गया? पेंजिया। और इसके चारों ओर एक विशाल जलराशि थी, इसका नाम क्या दिया गया? पेंथालासा। अब देखिए लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, ये 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का 2 टुकड़ों में विभाजन हो गया। ये पेंजिया जो तो आपको जो महाद्वीप लिखा है इसका 2 टुकड़ों में विभाजन हो गया। ये 2 टुकड़े टूट गए। तो इसका जो ऊपर का भाग है ये कहलाया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड या लारेसिया। अंगारा लैंड या लारेसिया। और इसका जो दक्षिणी भाग है, नीचे का भाग है, ये कहलाया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड या यूरेशिया, यूरेशिया। तो देखिए पेंजिया का 20 करोड़ वर्ष पहले 2 भागों में विभाजन हो गया। उत्तरी भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड या लारेसिया, और दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड या यूरेशिया। इसके बीच में एक महासागर बन गया। देखिए ये जो जलीय भाग है ये बीच में आ गया, ये यहां पर एक महासागर बन गया जिसका नाम था टेथिस महासागर। टेथिस महासागर। तो देखिए जो अल्फ्रेड वेगनर है ये जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक एवं मौसम वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना जो सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, 1912 में प्रतिपादित किया, लेकिन ये सिद्धांत 1920 में प्रतिपादित हो पाया। और इन्होंने ये जलवायु वैज्ञानिक है या इनके मौसम वैज्ञानिक है, भूविज्ञान के प्रमाणों के आधार पर उन्होंने ये बताया कि कार्बोनिफेरस के अंतर्गत सभी महाद्वीप एक स्थलीय भाग में जुड़े हुए थे। तो इस स्थलीय भाग का नाम क्या दिया गया था? पेंजिया। और इसके चारों ओर एक विशाल जलराशि थी जिसका नाम क्या दिया गया? पेंथालासा। अब इसमें देखिए कि जो ये पेंजिया महाद्वीप था ये 20 करोड़ वर्ष पहले लगभग 2 भागों में विभाजित हो गया। और 2 भागों में विभाजित होने के कारण ये उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड और अंगारा लैंड या लारेसिया, और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड या यूरेशिया। फिर इसके बाद में जूरेसिक युग के अंतर्गत इसका पेंजिया का 2 भागों में विभाजन हो गया। जूरेसिक
यूरेशिक युग के अंतर्गत इसका ये जो पेंजिया है इसका फिर से विभाजन हुआ। पेंजिया का देखिए जो उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग के विभाजन के कारण इसमें ये 3 महाद्वीप बन गए अलग अलग। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। इसके अंगारलैंड के विभाजन से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बने। और नीचे का जो ये दक्षिणी भाग है इसके विभाजन के कारण दक्षिणी अमेरिका, इसके अलावा इसमें अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया। देखिए इस दक्षिण भाग के विभाजन के कारण दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर द्वीप, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर द्वीप, तो देखिए इसमें ये वेगनर ये कहते हैं कि सबसे पहले कार्बोनिफेरस युग के अंतर्गत पृथ्वी पर एक महाद्वीप था, केवल पेंजिया के चारों ओर एक महासागर था जिसका नाम क्या था, पेंथालासा। अब इसे 20 करोड़ वर्ष पहले इस पेंजिया का 2 टुकड़ों में विभाजन हो गया। उत्तरी भाग कहलाया अंगारलैंड और दक्षिण भाग कहलाया गोंडवानालैंड। ठीक है, अब इसके बाद में यूरेशिक युग के अंतर्गत इस अंगारलैंड यानी लारेशिया और गोंडवानालैंड यूरेशिया, इसका फिर से विभाजन हुआ। और विभाजन होने के कारण उत्तरी भाग के कारण उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, तो ये 3 महाद्वीप बन गए। और दक्षिणी भाग के विभाजन के कारण दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया आदि द्वीप एवं प्रायद्वीप बने। तो देखिए इस प्रकार से ये महाद्वीपों की और महासागरों की उत्पत्ति हो गई। ये स्थलीय भाग तो गए महाद्वीप, अब स्थलीय भाग बीच में से टूट गए तो इसमें बीच के ये गैप बना, इनके अंतर्गत लगभग ये 5 महासागरों की उत्पत्ति हुई है। तो देखिए इसमें सबसे पहले 1964 के अंतर्गत 1964 में एक बुलर्ड नामक विद्वान था, बुलर्ड। इन बुलर्ड ने क्या किया कि इस जो ये अलग अलग महाद्वीप बने इनके नक्शे को कंप्यूटर से जोड़ कर देखा कि ये वास्तव में सही है। कभी मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा कि ये बात सही है या नहीं है, कि ये वास्तव में विभाजन हुआ था या नहीं हुआ था। तो 1964 में बुलर्ड नामक विद्वान ने इसको के बाद जो विश्व के मैप इसको जोड़कर देखा तो इससे ऐसा लग रहा है कि लगभग ये जो मैप है इससे मिलता जुलता है। जैसे आप देखेंगे कि यदि भारत का दक्षिणतम हिस्सा इस तरह से देखेंगे और ये नीचे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ये हिस्सा इसमें बैठ सकता है, मिल रहा है लगभग। इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका का तट है और अफ्रीका का तट है तो उनमें आपको देखेंगे समानता मिल रही है। जैसे दक्षिण अमेरिका का मैप इस तरह से आकृति में और अफ्रीका का हिस्सा इस तरह से ये, तो इसमें दक्षिण अमेरिका और ये अफ्रीका इसमें फिट हो सकते हैं। तो इस बात से प्रमाण लग रहा है कि किसी जमाने में ये जुड़े हुए थे। तो देखिए ये था वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। अब इसमें ऐसे कौन कौन से बल हैं कि जिनके एक बार मैं इसमें फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। तो देखिए अल्फ्रेड वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1920 में पाया और ये जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक थे और इन्होंने ये बताया कि कार्बोनिफेरस युग के अंतर्गत समस्त स्थलीय भाग एक महाद्वीप के रूप में जुड़ा हुआ था जिसका नाम था पेंजिया और इसके चारों ओर एक महासागर था जिसका नाम क्या था, पेंथालासा। फिर 20 करोड़ वर्ष पहले इस पेंजिया का 2 टुकड़ों में विभाजन हो गया। उत्तरी भाग कहलाया अंगारलैंड और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवानालैंड। अंगारलैंड को कहते हैं लारेशिया और गोंडवानालैंड को कहते हैं यूरेशिया। तो देखिए 20 करोड़ वर्ष पहले केवल 2 भागों में विभाजन हुआ, 2 महाद्वीप बने, अंगारलैंड और गोंडवानालैंड, और बीच में एक महासागर बना जिसका नाम क्या है, टेथिस महासागर। अब इसके फिर यूरेशिक युग के अंतर्गत पुनः विभाजन हुआ, दोबारा विभाजन हुआ। तो विभाजन होने के कारण अंगारलैंड के कारण उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बने और गोंडवानालैंड के विभाजन कारण दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर आदि द्वीप बने। इसके अंतर्गत 3 परत पाई जाती है, सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे। तो वेगनर का यह मानना है कि जो सियाल परत वो सीमा के ऊपर तैर रही है। अब इस प्रकार से महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति हो गई। अब आप देखें पर्वतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई।
तो देखिए पर्वतों की उत्पत्ति, तो देखिए इसमें यहां पर एक टेथिस महासागर था, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया और ये अंटार्कटिका। अब देखिए कि ये बीच में ये टेथिस महासागर है और इसमें ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का प्रभाव पश्चिम की ओर प्रभाव हो रहा है, पश्चिम की ओर। इसी प्रकार से ये जो यूरोप और एशिया है इसका भूमध्य रेखा की ओर प्रभाव हो रहा है। तो भूमध्य रेखा के प्रभाव के कारण इसमें ये टेथिस महासागर है, ये टेथिस महासागर के अंतर्गत यहाँ से ये अवसाद भर गया, ये अवसाद एक कंकड़ पत्थर वगैरह ये भर गया। तो इससे ऊपर से तो अंगारा लैंड का दबाव पड़ रहा है और नीचे से गोंडवाना के जो ये महाद्वीप है इनका हिस्सा, इनका दबाव पड़ रहा है। तो इसके कारण जो ये मलबा है, ये टेथिस महासागर का जो अवसाद है ये बलित हो गया और बलित होने के कारण भारत के अंतर्गत हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। भारत में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई और इटली के अंतर्गत, यूरोप में इटली में आल्प्स पर्वत, इटली में आल्प्स पर्वत। तो देखिए कि ये जैसे आपके पास कोई माने डिब्बा है और डिब्बे के अंदर कोई क्रीम भरी हुई है और आप उसको दोनों साइड से दबाव देंगे तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो इसी तरह से इसका जो ये टेथिस महासागर का जो अवसाद है ये मोरदार पर्वतों में परिवर्तित हो गया। तो इसके कारण जो भारत के अंतर्गत हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है और इटली के अंतर्गत आल्प्स पर्वत की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रभाव होने के कारण इसके जो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत राखी पर्वत है, उत्तरी अमेरिका में राखी पर्वत और दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत एंडीज पर्वत की उत्पत्ति हुई, एंडीज। तो देखिए 4 पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। भारत में हिमालय पर्वत है, इटली में आल्प्स पर्वत है, उत्तरी अमेरिका में राखी पर्वत और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत। अब ये अमेरिका पश्चिम की ओर प्रभावित हो रहा है, तो अमेरिका पश्चिम की ओर प्रभावित होने के कारण इसका पूर्वी भाग इसका साथ नहीं दे पा रहा है। तो इसके कारण कुछ द्वीपों की उत्पत्ति हुई है कि जैसे इसमें सखालियन द्वीप है, जैसे फिलीपीन है, सखालियन द्वीप है, क्यूराइल, सखालियन, फिलीपाइन, इन द्वीपों की उत्पत्ति हुई। तो ये देखिए वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था। अब देखिए इसमें कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में प्रमाण या इससे पहले ऐसे कौन कौन से बल है जिनके कारण ये विस्थापित हुए। तो देखिए महाद्वीपीय विस्थापन संबंधी बल, महाद्वीपीय विस्थापन संबंधी बल। तो देखिए वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन संबंधी 2 बल है। तो इसमें पहला बल है गुरुत्वाकर्षण या प्लावनशीलता बल,
गुरुत्वाकर्षण बल या प्लावनशीलता बल। और इसे ये पृथ्वी की ये जो बल लगता है ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल या प्लावनशीलता बल ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण लगता है। और दूसरा बल है ज्वारीय बल। ज्वारीय बल ये लगता है सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण क्षमता के कारण। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण क्षमता। तो देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी पेंजिया के विभाजन के लिए दो बल उत्तरदायी कारक है, गुरुत्वाकर्षण या प्लावनशीलता बल, पोलर फ्लाइंग बल। और ये बल पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण लगता है, इसके कारण भूमध्य रेखा पर उभार आता है। और ज्वारीय बल ये सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण क्षमता के कारण लगता है। अब महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। महाद्वीपीय महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। तो देखिए क्या प्रमाण है कि वास्तविक रूप से क्या जो सातों महाद्वीप है वो पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। तो इसके संबंधी कुछ प्रमाण है। सबसे पहले अटलांटिक तटीय समानता। अटलांटिक तटीय समानता। तो देखिए अटलांटिक तटीय समानता ये अटलांटिक महासागर के तटों में समानता पाई जाती है। तो देखिए आप जैसे ये दक्षिण अमेरिका है और इधर ये अफ्रीका है और ये अफ्रीका, और इसमें बीच में एस आकार में अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। तो देखिए ये अफ्रीका का पश्चिमी तट है और ये दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट है। तो ये दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट है और ये अफ्रीका का पश्चिमी तट, इन दोनों को मिलाया जाए तो ये इसमें ये हिस्सा है, इसका जो पूर्वी भाग है ये इसमें लगभग फिट बैठता है, यानी दोनों हिस्सों के अंतर्गत समानता पाई जा रही है। तो एक अध्ययन के या शोध के आधार पर पता चला है कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तटों में समानता पाई जाती है। तो ये किसी जमाने में जुड़े हुए थे। इस अवस्था को कहते हैं जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट पूछा जाता है, अटलांटिक तटीय समानता क्या कहलाती है? जिगसॉ फिट। तो ये देखिए ये समानता उस बात को प्रमाणित करती है कि किसी जमाने के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के भाग जुड़े हुए थे। अब महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। अगला है महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। तो देखिए अभी देखिए आधुनिक युग में जो विकसित की गई है रेडियोमेट्रिक कार्बन पद्धति है, इसके आधार पर यह पता चलता है कि जो लगभग 200 वर्ष पुरानी जो सेल समूह है, 200 वर्ष पुरानी चट्टानें दक्षिण अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप पे और दक्षिण अमेरिका में इनके जो तटों में जो चट्टानें पाई जाती है
ये यहाँ पर 200 वर्ष पुरानी है दक्षिण अमेरिका में, तो अफ्रीका में भी लगभग 200 वर्ष पुरानी है। तो इन्हें जो रेडियो कार्बन पद्धति है इसके आधार पर पता चला है कि दक्षिण अमेरिका है और अफ्रीका है, इनके पार यानी महासागरों के जो पार है अटलांटिक महासागर के पूर्व में पश्चिम में जो चट्टानें पाई जाती है इनमें समानता पाई जाती है। तो इसके आधार पर भी ये पता चलता है कि ये किसी जमाने में जुड़े हुए थे। अब टेलाइट, टेलाइट तो देखिए टेलाइट क्या है कि इसमें अवसादी चट्टानों में जो बर्फ की जो नदियां बहती हैं तो नदियों के साथ में जो अवसाद आते हैं, तो देखिए अवसाद जो नदियों के साथ में बहकर आते हैं बर्फ के साथ में हिमालय के साथ में, तो उनके अवसादों में भी समानता पाई जाती है। इसके बाद में पर्वत संरेखण, पर्वत संरेखण तो देखिए यदि जो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है इस सिद्धांत के अनुसार यदि इन पर्वतों को मिलाकर देखा जाए तो इन पर्वतों की लगभग एक श्रेणियां बन जाती है। जैसे हिमालय पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, तो हिमालय पर्वत तो भारत में, आल्प्स पर्वत इटली में, रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका में, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में, तो इनकी एक श्रेणी सी बन जाती है। तो इससे ऐसे मतलब प्रतीत होता है कि ये किसी जमाने में जुड़े हुए थे। अब नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति, नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति तो देखिए विश्व के जो प्रमुख नवीन मोड़दार पर्वत हैं, जैसे भारत के न हिमालय पर्वत है, इटली में आल्प्स पर्वत है, रॉकी पर्वत है, एंडीज पर्वत है, तो ये क्या है कि मोड़दार पर्वत है, इनसे बलन है। बलन क्यों पड़े कि इनका निर्माण है जो टेथिस महासागर के अवसाद हुआ, टेथिस महासागर के अवसाद में बलन पड़ने के कारण हुआ है। तो इसमें ये एक समानता पाई जाती है। तो इस समानता के कारण ऐसा माना जाता है कि ये किसी जमाने में जुड़े हुए थे। इसके बाद में जैविक स्वभाव, जैविक स्वभाव तो देखिए अनेक जीव शास्त्र ने शोध के आधार पर पता लगाया है तो देखिए इसमें यह बताएं कि उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है, और इधर यूरोप, ये उत्तरी अमेरिका है, इधर यूरोप है, और इनके बीच में अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप है, इनके बीच में अटलांटिक महासागर है। तो यहाँ पर इस अटलांटिक महासागर के अंतर्गत एक जंतु है लेमिंग। लेमिंग नामक जंतु के अवशेष पाए जाते हैं। लेमिंग, तो लेमिंग नामक जो जंतु है वो यूरोप से इधर उत्तरी अमेरिका जाया करते थे, इधर को जाने की आदत थी। तो ये जब जुड़े हुए थे तो ये जो जीवन तो यूरोप से अमेरिका, उत्तर अमेरिका इधर जाते आते थे। लेकिन जब ये यूरोप और उत्तर अमेरिका का हिस्सा विस्थापित हो गया, बीच में अटलांटिक महासागर बन गया, तो इन जंतुओं को इधर जाने की आदत पड़ी है। तो इसके कारण अटलांटिक महासागर में डूबकर मर गए, तो इनके अवशेष मिलते हैं। तो इसके आधार पर यह प्रमाणित होता है कि ये किसी जमाने में जुड़े हुए थे। तो ये देखिए ये वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण थे। अटलांटिक तटीय समानता, महासागर के पार चट्टानों की आयु समानता, टेलाइट पर्वतीय संरेखण, नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति और जैविक स्वभाव। तो आज हमने इस लेसन के अंतर्गत महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति, पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया, और इसके साथ साथ में हमने जो अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में प्रमाणों का अध्ययन किया। तो मुझे विश्वास है ये आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।